सम्मानित चंद्र कुमार जी, हिमाचल सरकार में पर्यटन मंत्री माननीय श्री रघुवीर सिंह बाली जी, हमारे विधायक, हमारे साथी आईडी लखनपाल जी, हमारे बड़े भाई जो पहले सेवा दल के अध्यक्ष थे रवि ठाकुर जी, हमारे सुदर्शन बबलू जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर ठाकुर जी, अजय महाजन जी, तिलक राज जी, अंकुश शर्मा जी, नीनू शर्मा जो धर्मशाला की मेयर है, सुनील कश्यप जी, नागेश्वर मनकोटिया, सुरेंद्र मनकोटिया, प्रताप कौंडल जी, हमारे सभी साथी गुलशन जी, विजय शाजा जी और सुंदरी जी, यूथ कांग्रेस में हमारे विशाल चंबियाल जी जो कि वाइस चेयरमैन है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो कि हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे देरा से, सभी का नाम ले, पुंडीर जी और युवा सेवा दल के सेवा दल, आपका नाम लास्ट में लेना था, सेवा दल के हमारे मल्ली जी, हमारे किशोरी लाल जी, काफी पहले से मैं इनको जानता हूं, और हमारे सुरेंद्र मनकोटिया जी और महिला पुंडीर जी, सभी महिलाएं, महिला कांग्रेस की भी कुछ पदाधिकारी बैठी है और सेवा दल के कर्मठ और हमारे दोस्त अनुराग शर्मा जी जो कि अध्यक्ष है सेवा दल, सभी जिला अध्यक्ष, सभी महिला अध्यक्ष और सभी सेवा दल के पदाधिकारी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सेवा दल को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और आपने ये कार्यक्रम धर्मशाला में रखा। सेवा दल के पास तो पहले ऑफिस भी नहीं हुआ करता था। आपको मैं बताना चाहता, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना तो एक ही कमरे में 3-4 संगठन बैठते थे और 3-4 को काम कार्य दे दिया जाता था, हमारे नए ऑफिस में भी। और जब मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाला तो अनुराग जी अभी अध्यक्ष नहीं बने हुए थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अनुराग जी अध्यक्ष जब बने उसके बाद मेरे पास आए और कहा कि हमें आप एक कमरा दे दीजिए, आधा कमरा मेरे ख्याल एनएस यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस के पास था कि हमने अपने कपड़े बदलने होते हैं, चेंज करने होते हैं, तो हमने सेवा दल का पूरा ऑफिस इनको दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये संगठन जो है हमारा, जो सच्चे मन से सेवा भाव कांग्रेस पार्टी की करता है, इनको इस चीज की जरूरत है और मुझे इसको देना चाहिए। जब सरकार बनी उसके बाद भी सेवा दल के हमने वैसे सभी फ्रंटल संगठन से लिस्ट मांगी, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है और ग्रीवेंसेस कमेटी है उसमें हमने जो भी आपके लिस्ट में नाम आया और जो लिस्ट अभी तक डिक्लेयर हुई है उसमें सभी सेवा दल के पदाधिकारियों को हमने उसमें डाला है। तो जो बात है कि हमें कहीं सरकारी काम में जाना पड़ेगा तो आप तो उसी सरकारी काम के आप सदस्य बन गए, आप किसी भी अफसर के पास 20 पॉइंट प्रोग्राम का सदस्य बनते हैं और ग्रीवेंसेस के बनते हैं, आप जा सकते हैं और उनका काम करवा सकते हैं। ये मैंने सभी संगठनों में किया है, जैसे यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सबके जिला अध्यक्षों को हमने कार्य करने की बात कही है। और जहां तक यहाँ सेवा दल की बात है, सेवा दल को पहले भी हम मदद करते रहे हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये संदेश देने आया हूं। आप जानते हैं कि आर्थिक बदहाली के बाद हमारे प्रदेश को की जो वित्तीय स्थिति है और जिन स्थितियों में हमने सरकार को चलाया उसका अनुमान, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं लगा सकता हूं। हमने फिर भी जो वादे किए थे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन से वादे किए थे उससे भी आगे हम वादा जो हम काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा।
जैसे कि हमारे साथी ने बताया, बाली जी ने, कि हमने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस दिया और ओपीएस देने का हमने दे दिया, पर केंद्र सरकार को वो रास ना आया। और केंद्र सरकार ने जो एक हमारे जीडीपी की लोन की लिमिट होती है, एक टारगेट होता है पूरे राज्यों में कितना लोन मिलेगा, हमारे को उसमें लोन की लिमिट में जो ओपीएस ना लगाने के कारण 1780 करोड़ रुपए मिलता था उसको रोक दिया और जो हमारा लोन था उसको भी काट दिया। साधारण भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक साल के भीतर, चुनावों का साल था, 14,000 करोड़ लोन लिया। कितना लिया? 14,000 करोड़। जब हमने 2023-24 में हमको लोन 8,500 करोड़ रुपया वो काट दिया और 6600 करोड़ रुपया हमारी लोन की लिमिट लगती। लोन भी उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से हमारी क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि मैं जितना दिल आए लोन उठा लूं। तो धीरे धीरे हम इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और काफी हमने जो दकियानूसी कानून थे, जो हमारे पुराने नियम थे, उनको हमने बदला है। इसलिए हमने सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश की है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन में कई चीजें आ रही है, जिसका कुछ कड़े फैसले भी हम ले रहे हैं, जिसका कुछ असर थोड़े समय के लिए व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन समाज को उसका असर आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, यह हमारा मानना है। और हम अपनी अर्थव्यवस्था को, जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, हमारे पर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। अभी तो हम कर्ज को चुका रहे हैं। हमारी सरकारी कर्मचारी को पेंशन की देनदारी, जो पेंशन देते हैं हम सरकारी को, 10,000 करोड़ की है साल की। कितने की? 10,000 करोड़ रुपए। मतलब वो हमें अपने राजस्व से ही देना पड़ेगा, जो हमारे को वैट से इनकम आती है, जीएसटी से इनकम आती है। 10,000 करोड़ तो हम पेंशन को देते हैं। 15,000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारियों को पे के लिए देते हैं हर साल। 6,000 करोड़ रुपया जो हमने लोन लिए है, उसका इंटरेस्ट सरकार को भी देना पड़ता है, तो 6,000 करोड़ उसके देते हैं। अब जब हम सरकार में आए तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनको डबल इंजन में कोई मदद नहीं हुई। हमने किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की और 20% इस साल हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई। अर्थव्यवस्था का मतलब, पटड़ी पर आने का मतलब है कि जैसे हमारी राजस्व उगाही पूरे साल की 32,000 करोड़ रुपया है, उसमें 20% का और इजाफा हुआ। यानी कि 75 साल में किसी सरकार ने ये सोचा, ये सच्चाई है कि हमें आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है। आत्मनिर्भर हिमाचल होगा तभी युवा की जो भविष्य पीढ़ी है, हमारे और आपके जो बच्चे हैं, उनको उनकी जो युवा की सोच है, उसको पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए हमारे पास दो प्रमुख संपदा है। पहली संपदा हमारे पास पर्यटन है और दूसरी हमारे पास पानी है। पानी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम उस लड़ाई को जीतेंगे। पर्यटन में हम खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन में पहले 5 करोड़ का बजट होता था, फिर 50 करोड़ का हुआ। इस बार हमने 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित होने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। तो उसके लिए हमने एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करनी है। इसके अलावा हमने ढंगवार में 250 करोड़ रुपए का मिल्क, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मिल्क प्रोजेक्ट आने वाले समय के लिए लगा रहे हैं, ताकि किसान की आर्थिक मजबूती हो।
बाकी जो हमने 10 गारंटियां दी उसमें से 3 गारंटियां हमने पूरी कर दी है। ई टैक्सी का फर्स्ट स्टार्टअप योजना राजीव गांधी की शुरू कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है और सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, जबकि हमारी गारंटी में 4 स्कूल थे, हमने सभी में कर दिया। और इन सब के पीछे करने का कारण क्या है? हम कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पर आए। हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है, आज 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नोट नहीं पढ़ सकता, तो क्वालिटी एजुकेशन कहां हुई? और हम क्वालिटी एजुकेशन में 18वें नंबर पर हैं। तो उस शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। कई और किस तरह से आय के साधन बढ़े, उस दृष्टि से हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। रात के 2-2 बजे तक हम मेहनत करते हैं। अब थोड़ी दिशा पकड़नी शुरू हुई है। अब निश्चित तौर पर थोड़ा सिस्टम भी बैठा है। अब आने वाले समय में मैं सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के संगठनों से भी मिलूंगा और आपके संगठन के लिए भी आपको टाइम देने के लिए, क्योंकि आप खड़े मत होइए, कोई अर्जेंट नहीं। हमने रितेश का परेड जो है उसको संगठन मंत्री के रूप में हमने जो सरकार में ओएसडी का दर्जा दिया, आप उसके पास जाके अपना नाम लिखा सकते हैं। मैं आप सबसे मिलूंगा, सब लोगों से मिलने की हमारी इच्छा है। और जो सरकार में कुछ ओहदे होते हैं, उन ओहदों में भी आपका ख्याल रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे 3 बजे अपना वहां भाषण भी देना है विधानसभा में, क्योंकि मेरा समय तो बाली जी खा गए। मैंने सोचा इंदर जी लेंगे ज्यादा समय, इंदर जी ने आज कम समय लिया, जानू जी ने ज्यादा समय ले लिया। हाँ, इनका भी नाम है। तो मेरा 3 बजे वहां भाषण है, तो मेरे पास कुछ भी आप लोग आएंगे, आप हमारे परिवार के लोग हैं, हम आपका सभी कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी लोगों से